पानी का जो फ्लो है इन रिवर्स में वो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पर सेकंड की रेट से आ रहा है, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। किस एरिए च नेचुरल फंक्शन खत्म होया जी? वेटलैंड्स ख़त्म हो गई हैं, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर जो है आपका नीचे जा रहा है। तो 2 सिचुएशन है, या तो हमारे पास पानी बहुत कम है या फिर पानी बहुत ज़्यादा है। मैं हिमाचल एरिए की भी गल करांगा, जम्मू कश्मीर की भी, क्योंकि ऊपर तो जो पानी नीचे आता है वो भी सानू काफ़ी इंपैक्ट करता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम उस रेगुलेशन को मानते नहीं हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमने यही किया, एक जनरेशन के लिए डेवलपमेंट हुई, अगली जनरेशन उसका खामियाजा भुगत रही है। पंजाब में पानी नहीं है, पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम कैंसर बेल्ट बोलते हैं, आपकी सॉइल डिप्लीट हो गई है। तो एक जनरेशन के बेनिफिट के लिए हमने अगली जनरेशन के फ्यूचर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। वेस्ट को फॉलो करके हमने सेम तरीके से अपनी रिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो हमसे हुआ नहीं। वेस्ट ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया, अब वो अपनी रिवर्स को फ्री कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं रीवाइल्डिंग। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NDRF, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੱਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੋਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ करवा रहे हो। मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो हैं उसका इम्पैक्ट है। अगर मैं पंजाब के क्लाइमेट को देखता हूँ तो IMD हमें ये बताता है, डेटा हमें बताता है कि इस साल भी जो रेनफॉल है वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है 15 से 20% प्लस माइनस की जो रेंज है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इस बार भी वही सिचुएशन है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइम में हो रही है। कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 3-4 दिनों में अगर हम देखते हैं तो पिछले 4-5 दिनों में नॉर्मल से करीबन 150 से 200% ज़्यादा बारिश हुई है, और बहुत बड़े एरिया में हुई है। हिमाचल से लेके उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर से लेके पूरे एरिया में ये बारिश हुई। उसका रिज़ल्ट ये है कि जो पंजाब में 3 बड़ी नदियाँ आ रही हैं, रावी है, ब्यास है और सतलुज, इनमें पानी जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 दिन पहले की रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो पानी का जो फ़्लो है इन रिवर्स में वो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पर सेकंड की रेट से आ रहा है, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब और एडजेसेंट पाकिस्तान का एरिया जो है वो पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया है। तो ये जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरा, इस इम्पैक्ट की वजह से जो हमने डेवलपमेंट करी है, फॉल्टी डेवलपमेंट करी है, उसकी वजह से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। रिवर्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि ये रिवर्स जो हैं ये बहुत फिरोशियस हैं, और ये अपना जो इनका फ्लड प्लेन है उसको ये इनंडेट करेंगी। तो अगर हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। इसी वजह से जो हम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं रिवर्स में, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत केयरफुली इस बात को दोबारा सोचना होगा कि ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है क्या हमको करनी चाहिए,
और अगर करनी है तो उसका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है हम उसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ वर्क ਕੀਤਾ जाना चाहिए? मुझे लगता है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत है जिसमें कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि रिवर सिस्टम कनेक्टेड है। तो जब तक हम एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग नहीं करेंगे जहाँ से नदी शुरू होती है और जहाँ तक जाती है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो कि रिवर्स को शेयर करते हैं उनको एक रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे, सो दैट कि जो रिवर्स का इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके, डिज़ास्टर्स को का इम्पैक्ट कम किया जा सके, और जो वाटर यूटिलाइजेशन है हम उसको एक जस्टिफाइबल तरीके से कर सकें। तो मुझे लगता है कि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग जो है जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट हो या हिमाचल हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਵਰ ਬੈਲਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? रिवर्स को पंजाब में जो चैनलाइज किया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लड के लिए आज। फ्लड प्लेन जो है इन रिवर्स का पंजाब में अगर आप देखेंगे तो 10-12 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक चौड़ा है। सो उस फ्लड प्लेन को हमने एनक्रोच कर लिया है, रिवर को चैनलाइज करके बाकी सारी ज़मीन रिक्लेम कर ली एग्रीकल्चर के लिए। और इस एरिया में जहाँ पे कि पहले वेटलैंड्स होती थी जिनका एक फंक्शन होता था फ्लड वाटर को कंट्रोल करना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, हमने वो नेचुरल फंक्शन उस ज़मीन का ख़त्म कर दिया है। किस एरिए च नेचुरल फंक्शन ख़त्म होया जी? आप अगर हम ब्यास की बात करते हैं तो आप साउथ ऑफ पठानकोट से शुरू हो जाइए और हरिके तक करीबन 40 से 50 नेचुरल वेटलैंड्स थी। 60-70 वेटलैंड्स सतलुज के फ्लड प्लेन में थी हरिके तक, तो उनको हमने ख़त्म कर दिया है। तो उसकी वजह से आप देखिए अब हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम है, वेटलैंड्स ख़त्म हो गई हैं, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर जो है आपका नीचे जा रहा है। और जब फ्लड आता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास वेटलैंड्स ख़त्म हो गई हैं, तो आपके पास एक्सेस का पानी है। तो दो सिचुएशन है, या तो हमारे पास पानी बहुत कम है या फिर पानी बहुत ज़्यादा है। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है कि हमने इन नदियों का जो फ्लड प्लेन है उसको एनक्रोच कर लिया है। तो जब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ख़राब ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਘੱਗਰ ਵੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। फ़िलहाल तो इस तरह का कोई प्रपोज़ल नहीं है, बट डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफ़ी जो है वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहेगा कि अगर गवर्नमेंट हमारी किसी तरह से मदद चाहती हैं तो हम अपनी रिसर्च के थ्रू उनको किसी तरह के एक ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ में है उसके साथ क्योंकि हम लोग लगातार काम करते हैं तो हम उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं और एक गवर्नमेंट के लिए कलेक्टिव रिपोर्ट बनाई जा सकती है कि इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम किस तरह से मॉनिटर या उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਚਲੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲੱਡ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਫੈक्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। रिवर्स के कितने दायरे में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी या डेवलपमेंट का स्केल क्या होगा वो डिफाइंड है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम उस रेगुलेशन को मानते नहीं हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे कि हमारे अगर हम हिमाचल की बात करें तो ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है रिवर के अलॉन्ग ही है। टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है रिवर्स के अलॉन्ग है, उन एरियाज़ में है जो कि रिवर का नेचुरल कोर्स है, और वो एरियाज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट वहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं। तो उन एरियाज़ में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो हमारी डेवलपमेंट पे पड़ेगा ही। तो जिस पर्पस के लिए हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। एक इवेंट होती है और आपकी डेवलपमेंट 10 साल के लिए पीछे चली जाती है। तो हमको जो लैंड यूज़ जोनिंग है उसके ऊपर बाकायदा फोकस करना होगा, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि वो लैंड यूज़ जोनिंग को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ਸਰ, UN ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारी प्लानिंग फुल प्रूफ होगी, और वो प्लानिंग फुल प्रूफ तब होगी जब हम किसी भी चीज़ का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जो है लॉन्ग रन के लिए करेंगे। फोकस हमारा ये होता है कि हम इंस्टेंट डेवलपमेंट चाहते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, या फिर हम आम इंसान हों, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो इंस्टेंट हो जाए। हम ये इस बात को कभी सोचते नहीं हैं कि क्या वो डेवलपमेंट हम सस्टेन कर पाएंगे, क्या हमारी अगली जनरेशन के लिए हम वो डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर अपने डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमने यही किया, एक जनरेशन के लिए डेवलपमेंट हुई, अगली जनरेशन उसका खामियाजा भुगत रही है। पंजाब में पानी नहीं है, पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम कैंसर बेल्ट बोलते हैं, आपकी सॉइल डिप्लीट हो गई है। सो एक जनरेशन के बेनिफिट के लिए हमने अगली जनरेशन के फ्यूचर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो वो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का जो विज़न है, जब हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास हमेशा रहती हैं। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ख़राब हो रही हैगी। देखो, डेवलपमेंट का मॉडल तो हमने वैसे ही बोरो किया है, जो रिवर को एम्बैंकमेंट किया वो वेस्ट के मॉडल पे ही किया था। तो प्रॉब्लम हमारी वहाँ आती है जो जब हम अपना जो ट्रेडिशनल विजडम है, लोकल नॉलेज है, हम उसको भुला देते हैं। तो वेस्ट को फॉलो करके हमने सेम तरीके से अपनी रिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो हमसे हुआ नहीं। वेस्ट ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया, अब वो अपनी रिवर्स को फ्री कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं रीवाइल्डिंग का प्रोसेस जो है। बट क्या अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम उस प्रोसेस में दोबारा वापस जा सकें, क्योंकि हमने ज़मीन को तो एनक्रोच कर लिया। सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास बचा है वहाँ पे एक प्रॉपर लैंड यूज़ जोनिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग की जाए। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमको सिचुएशन को समझते हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा।
वो एक सॉल्यूशन है। रीवाइल्डिंग का मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। हमारे पास इतनी ज़्यादा आबादी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा सके, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम जो हमारे सेंसिटिव जोन है जहाँ पे कि इस तरह का ख़तरा ज़्यादा है, वहाँ पे हम जो प्लानिंग है उसको फुल प्रूफ करें और जो रेगुलेशंस हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ये काम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स का है, या ये काम उन स्टेट डिपार्टमेंट्स का है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, रेवेन्यू का है। इन लोगों को जो है थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को वो किस तरह से डील करते हैं। बट एरियाज़ अगर इनंडेट होंगे इतने पानी से, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों को टाइमली इवैक्यूएट कर सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल कंट्रोल अगर हम सोच रहे हैं तो पंजाब के केस में तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवर्स जो हैं ये बहुत बड़ी रिवर्स हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एम्बैंकमेंट्स का जो काम है वो किसी हद तक कंट्रोल कर सकता है पानी को, बट अगर इवेंट्स जैसे इस बार हुई है वैसी इवेंट्स अगर होती हैं तो उसको हम किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।